नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसके 43वें सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, क्या चौथी घनत्वता में भी भोजन करना आवश्यक है? तो रा कहते हैं हाँ, यह सही है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, फिर चौथी घनत्वता में शरीर को भोजन की आवश्यकता के कारण सामाजिक माध्यम के तरीके सक्रिय होते हैं, क्या यह सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया ना, उन्होंने कहा क्योंकि अगर वहाँ पर चौथी घनत्वता में भी अगर खाने की आवश्यकता है, हमें भोजन करने की आवश्यकता है, तो इसका मतलब वहाँ पर भी ये जो भोजन है वो सामाजिक कारण होगा, मतलब सामाजिक माध्यम लगेगा ये। क्योंकि भाई खाना होगा तो कोई किसी को देगा, कोई किसी को देगा, कोई किसी से लेगा, तो हो सकता है ये भी एक माध्यम का कार्य करता हो वहाँ पे। तो रा कहते हैं यह गलत है। चौथी घनत्वता सेवा करने की इच्छा रखती है और खाना बनाने का तरीका अत्यंत सरल होता है, क्योंकि वहाँ इकाइयों के बीच जुड़ाव ज़्यादा होता है और खाद्य पदार्थ जिंदा होते हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण माध्यम नहीं है, बल्कि स्थान समय के अनुभव की एक सरल पूर्व परिस्थिति यानी प्री कंडीशन है। इसमें शामिल माध्यम खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के लिए आवश्यक हैं। इसे चौथी घनत्वता की इकाइयों द्वारा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है और इसलिए यह सब्र के सिखाने और सीखने में सहायता करता है, यानी कि वो सब्र सीख सकें। तो दोस्तों यहाँ पर जो दो चीज़ें बोली ना, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बोली उन्होंने। एक तो वहाँ पर खाना बनाने का बड़ा जो तरीका है बड़ा ही इजी हो जाएगा। मतलब इस तरीके से नहीं कि जैसे हम गैस जलाते हैं या फिर हम चूल्हा जलाएंगे, जैसे गांव में चूल्हा जलता है और बड़े बड़ी जगहों पे अलग अलग तरीके हैं लोगों के। तो कहते हैं इस तरीके से नहीं होता कि भाई आप सब्जियां तोड़ोगे खेत में से और कटाई करोगे और उस तरीके से फिर आप अपना गेहूं चावल जो भी आप लोग खाते हो, इस तरीके से नहीं होता वहाँ पे। वहाँ का एक रीज़न है, उसका एक रीज़न उन्होंने कहा कि वहाँ के खाद्य पदार्थ जिंदा होते हैं। जिंदा कहने का मतलब है कि आप उनके एक एक कण कण को देख पा रहे हो और वो भी बड़ी करुणा से आपकी तरफ देख रहे हैं। तो जब वो से आपको देख रहे हैं तो अब आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि उनको तोड़ें। अब आप तोड़ोगे तो उसको दर्द होगा, उसका दर्द होगा तो आपको एहसास होगा, क्योंकि आप उसके साथ टेलीपैथी से कनेक्टेड हो। तो इस कारण ना लोग वहाँ पे कोशिश इस तरीके से करते हैं कि यार हम खाने का इंतज़ाम इस तरीके से करें कि जो पौधा अपने आप मर रहा है ना, वो या मर चुका है, उसको खा लें तो ज़्यादा सही है। इंस्टेड ऑफ वो जो पौधा अभी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी ज़िंदगी के बीच में घुसना प्रेफर नहीं करते लोग, ना ही उसकी ज़िंदगी को रोकना प्रेफर करते हैं, क्योंकि सारे कनेक्टेड हो गए ना आपस में। और उन्होंने एक ये कहा कि इसकी वजह से ना आप सब्र सीखते हो, क्योंकि अब आप वेट करोगे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप मेडिटेशन में रहोगे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वैसे ही नीचे चला जाएगा। मतलब आप एक बार खाओगे, जैसे मंक्स का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, वो एक बार सत्तू पियेंगे तो 2 से 3 दिन तो वो वैसे ही निकाल देते हैं आराम से। तो एक बार सत्तू और पी लेंगे, फिर 2 से 3 दिन निकाल दिए उन्होंने आराम से। तो इस तरीके से करते करते ना आप भी और हम भी जो भी यहाँ पर पहुँचेंगे चौथी घनत्वता में, भगवान करे आप सब लोग पहुँचें, रचयिता करें कि आप लोग सब कुछ पहुँचें, तो वहाँ पर केस कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि वहाँ पर सब लोग सब्र सीख रहे होंगे। और वो वैसे भी कह रहे हैं वहाँ पे खाने को इतना महत्वपूर्ण माना नहीं जाता, क्योंकि उनको लगता है कि यार खाना तो खा ही लेंगे, ये जो लर्निंग मिल रही है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान पूरा खिंच के उस डायरेक्शन के अंदर चला जाता है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या आप इस पर थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि यह सब्र को सिखाने और सीखने में कैसे सहायता करता है? तो रा कहते हैं दूसरों की सेवा के कार्य को पूरी तरह से रोककर अपने खान पान पर ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि सब्र को सीखा जा सके। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके आपका दूसरों की सेवा, क्योंकि पता है दोस्तों होता क्या है वहाँ पे,
वो कह रहे हैं कि दूसरों की सेवा को रोक कर फिर तुम्हें अपने खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारे शरीर भी तो हैं। इससे तुम सब्र सीखते हो। होता क्या है कि आप जब दूसरे तीसरी घनत्वता के ग्रहों का हाल देखोगे ना वहाँ पे, और जब आप इतने करुणा से भर चुके होगे, तो आप उनको देखोगे, हाय इनकी ज़िंदगियाँ कितनी कैसी हो गई हैं, बेचारे फंस ही गए, निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपके अंदर उनका जो दर्द है ना, वो दर्द इतना ज़्यादा हो जाएगा आपके अंदर, क्योंकि आप उनका दर्द महसूस कर पा रहे हो। इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका जैसे होता है ना कभी कभी अपनी ज़िंदगी में कि खाना खाने तक का मन नहीं करता है अगर दिल दुखी हो अंदर से। तो आप उनको जब दुखी देख रहे हो तो आप खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देते अपने। और यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए वहाँ पर रोक कर आपको खाना अपना खाने की ज़रूरत पड़ती है, कि इससे सब्र सीखो। हाँ ठीक है, तुम्हें मौका मिलेगा। आज ये तुम्हें आवाज़ नहीं लगा रहे हैं, कल आवाज़ लगाएंगे। कोई बात नहीं, अभी रुक कर ये तुम्हें बस इनको देखना है, इनको मॉनिटर करना है, और कुछ नहीं है। तो अभी तुम नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि ये मांग नहीं रहे हैं। जिस दिन ये मांगना शुरू करेंगे तुमसे मदद, उस दिन तुम जाना। इसीलिए दोस्तों, जो लोग आप लोग कन्फेडरेशन के क्राफ्ट देखते हो ना, आसमान में आ जाते हैं आपसे मिलने के लिए, उसका एक यही कारण है कि वो तो बेचारे वेट कर रहे होते हैं कि अरे ये बुलाएं तो सही, हमको दिल से बुलाएं तो सही, हम तो तैयार बैठे हैं इनसे मिलने के लिए। तो इसी वजह से, और हो सकता है उस टाइम पे वो खाना वाना खा रहे हो, वो अपनी खाने के टेबल पे भी, टेबल है चेयर है वो तो खैर जो भी है वहीं जाके पता चलेगा, लेकिन उसको छोड़ छाड़ के भी भाग लें वो, कि छोड़ो पहले इन्होंने आवाज़ लगाई है, पहले हम वहाँ पहुँचते हैं। और एक दूसरे को बाईपास करने में लगे रहते होंगे शायद वहाँ पर भी, कि नहीं नहीं मैं जाऊँगा, नहीं नहीं मैं जाऊँगा। हो सकता है इतनी होड़ मचती हो उनके अंदर भी कि हमारे भाई हैं, इनको निकालना है, हमारे भाई हैं, इन्होंने बुलाया हमें जाना है, बस और कुछ नहीं है। इतनी ज़्यादा करुणा से भरी होती है ये वाली घनत्वता। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि पांचवी घनत्वता में भोजन ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह गलत है। हालांकि शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, जिसे विचार द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, पांचवी घनत्वता में रा ये कह रहे हैं, पांचवी घनत्वता में आप खाना ऐसे नहीं करोगे कि जैसे पेड़ पौधे ये वो सारी चीज़ें। वो कह रहे हैं आप थॉट से, इसी हवा में से अपने लिए खाना निकालोगे और उसको खाओगे खुद बना के। ये वो तरीका है पांचवी घनत्वता का। हो सकता है चौथी घनत्वता में भी ये हो, लेकिन पांचवी घनत्वता का स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पर बनाया कि आप इसी हवा से मेडिटेट करके अपना खाना निकाला, उसको खाया, या कह लो इसी ऊर्जा का इस्तेमाल किया और इसी ऊर्जा को अपना खाना बनाया और उसे खा लिया। जैसे कि हम लोगों ने हेमी सिंह की कुछ मेडिटेशंस के अंदर देखा है, जिसको एक एक मेडिटेशन है जिसका नाम है एनर्जी फूड। तो उसमें होता है क्या है कि जब आप ध्यान अवस्था में बैठे होते हो ना, तो उस ध्यान अवस्था में आप उस खाने को महसूस कर रहे होते हो, या फिर इसी ऊर्जा को खींच रहे होते हो और अपनी बॉडी के उस पोर्शन के अंदर लेके जा रहे होते हो जहाँ पे आपका खाना डाइजेस्ट होता है। तो वहाँ पे आप उसे इकट्ठा करके छोड़ते हो उस ऊर्जा को। ऐसा हम लोगों ने हमारे समूह में भी कई जगहों पर देखा है, जो लोग हेमिसिंग करते हैं, कि वो उनके साथ ऐसा हो गया था कि उन्होंने 5-5 6-6 दिन खाना बंद कर दिया था। उनके साथ ऐसा हो रहा था, या दिन में एक बार खा रहे थे तो फिर उनको भूख ही नहीं लग रही थी। ऐसे हैं कई लोग जिनको हम लोग जानते हैं। तो हो सकता है इसी तरीके से वहाँ पे जाके इतनी एडवांस स्टेज में हो जाए कि आप वास्तविकता में ही इसी हवा में से खाना निकालो और उसको खा लो। खैर, डॉन अगला सवाल करते हैं, यह किस प्रकार का भोजन होगा? तो रा कहते हैं आप इस प्रकार के भोजन को फूलों का रस यानी नेक्टर, या शहद, या एम्ब्रोजिया, या सुनहरे सफ़ेद रंग का रोशनी का शोरबा, या तरी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इतना सुंदर वर्णन है खाने का पांचवी घनत्वता का। वो कह रही है बिल्कुल ऐसा लगता है खाने में जैसे फूलों का रस, या शहद, या सफ़ेद रंग की रोशनी का शोरबा, यानी कि तरी होती है, जैसे करी हम लोग पीते हैं, दाल पीते हैं, ये सारी चीज़ें। वो ऐसा होगा, लेकिन सफ़ेद रंग की रोशनी होगी, उसका ग्रहण किया जाता है। वो है उनका खाना। और वो रोशनी अंदर से जाके उनकी पूरी बॉडी को ऊर्जा दे देती है, क्योंकि बॉडी भी तो, जब आप हो ही रोशनी की घनत्वता में और अपने आप को समझ रहे हो, यानी आप रोशनी बन चुके हो, तो आप उस रोशनी का ही तो खाना खाओगे ना जो सूटेबल होगा आपकी बॉडी के लिए। तो उस तरीके का खाना यहाँ पे बताया जा रहा है। और यदि आप खुद भी अगर बैठकर सोचें, एक बार को अपनी इमेजिनेशन उस डायरेक्शन में लेके जाएं, तो एक वक्त सभी का आएगा ऐसा कि इसी तरीके का खाना खा रहे होंगे। और कई लोगों ने ये नोटिस भी किया है, जब कन्फेडरेशन के क्राफ्ट्स भी आते हैं, या कन्फेडरेशन के मेंबर्स अगर आपके आसपास हों, आपके रूम में हैं, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो ग्रुप में कर रहे हो या अकेले भी कर रहे हो, तो अचानक से एक अजीब सी खुशबू आने लग जाएगी आपको। आपको लगेगा ये धूप बत्ती की तो नहीं है, लग वैसी रही है पर है नहीं वैसी।
और इतनी ज़्यादा स्वीट होती है कि आपको ऐसा लगेगा किसी ने आपके ऊपर एक ऐसा परफ्यूम छिड़क दिया है जो कि इस धरती पे हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके अंदर हल्की सी धूप वाली स्मेल भी होती है और हल्की सी, जैसे हवन करते हैं घर के अंदर, वैसी स्मेल भी होती है। और मतलब इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं जैसे किसी का मिश्रण हो रखा हो। तो इस वजह से कई लोगों को इस तरीके के अनुभव हो जाते हैं जब वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं कि कन्फेडरेशन के मेंबर्स उनको ना छूते हुए निकल जाते हैं। और जब वो छूते हुए निकलते हैं तो एक खुशबू आ जाती है उनको। तो जब भी ऐसा हो और आप मेडिटेशन की अवस्था में बैठे हो या ध्यान अवस्था में बैठे हो, तो उस टाइम पर होता क्या है ना, अगर आपको, जैसे अब तो आपको पता है ना ये, तो चेहरे पे ना मुस्कान आ जाती है मेडिटेशन में ही बैठे बैठे कि ये मेरे भाई बहन मुझे टच करके गए हैं। और कन्फेडरेशन ना ऐसे करती है, मतलब कि आपको मेडिटेशन में थोड़ा सा प्रेम देने के लिए, उनका ये प्रेम देने का तरीका होता है। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। पांचवी घनत्वता में भोजन ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है? तो रा कहते हैं यह कुछ हद तक केंद्र बिंदु है, यानी कि यह अच्छा सवाल है। स्थान समय का उद्देश्य है माध्यमों के कार्य को बढ़ाना जो कि उस घनत्वता के लिए उपयुक्त हो। स्थान समय के अस्तित्व में शरीर के लिए कुछ रूप में पूर्व परिस्थितियां प्री कंडीशन होती हैं। इस तरह ये ज़रूरी है कि शरीर को किसी तरह से ईंधन दिया जाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, ये बात तुम्हारी सही है कि पांचवी घनत्वता में भी खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये अच्छा सवाल है तुम्हारा और ये बड़ा सेंट्रल क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि देखो, जिस भी जगह पर तुम रहोगे ना, तुम जिस भी ग्रह पर रहोगे, कह रहे वहाँ पे जो तुम्हारी ज़िंदगी में माध्यम लग रहे होते हैं ना सीखने के लिए, यानी जो जो सिचुएशंस, घटनाएं या कह लो परिस्थितियाँ तुम्हारी ज़िंदगियों में आ रही होती है ना, वो माध्यमों का कार्य करती हैं। और उन माध्यमों से डील करने के लिए ना तुम्हें कंटिन्यूअस ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ना आपको जो जिस तरीके का शरीर दिया है वो एक प्री कंडीशन होती है कि हाँ भाई, इस घनत्वता में इसी तरीके का शरीर होगा। उसको मेंटेन करने के लिए आपको इस तरीके के ईंधन की ज़रूरत होती है, इसलिए खाने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज तो देखा जाए तो जैसे मंक्स वगैरह होते हैं वो कम खाना खाते हैं, है ना। आप लोग भी जो ध्यान अवस्था में जो जाते होगे, आप लोगों को भी धीरे धीरे लगता होगा कि यार भूख मर रही है, मेरी भूख मर रही है। वो इस वजह से मर रही है क्योंकि अब बॉडी जो है ना इसी स्पेस में से ऊर्जाएं खींचनी शुरू कर रही है, या कह लो आपके ऑर्गन्स जो अंदर के हैं वो इसी स्पेस टाइम से उनको खींचने की कोशिश कर रही है। और जैसे जैसे आप इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक, अगर आप इस तरीके की विजुअलाइजेशंस अगर आप करना शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे, आप नोटिस भी करोगे कि आपका खाना पीना नीचे जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को ईंधन की ज़रूरत नहीं है, खाने की ज़रूरत उसको तब भी है, लेकिन उसमें संतुलन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही भूखे हो जाओ, तब तो आप बिल्कुल ही शरीर पूरा सिकुड़ जाएगा आपका, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक बैलेंस तरीके से हो जाएगी ये सारी चीज़ें। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। इसका मतलब तीसरी घनत्वता में जो हम खाना खाते हैं ये ना केवल हमारे शरीर को मदद करता है बल्कि हमें सेवा को सीखने का अवसर भी देता है। चौथी घनत्वता में यह ना केवल शरीर को ईंधन देता है बल्कि हमें सब्र सिखाने का अवसर भी देता है। पांचवी घनत्वता में यह शरीर को ईंधन देता है, लेकिन यह क्या सिखाता है? तो यानी बड़ा अच्छा सवाल हो गया। तीसरी घनत्वता में हमारे जो माध्यम लग रहे होते हैं ताकि हम दूसरों की सेवा का रास्ता या खुद की सेवा का रास्ता चुन लें, कोई एक रास्ता, कह रहे ये उसका अवसर देता है खाना जो है यहाँ पर। चौथी घनत्वता में ये हमें सब्र सिखाने का देता है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। पांचवी घनत्वता में उन्होंने पूछा कि फिर पांचवी घनत्वता में खाने का क्या रोल है, वहाँ क्या सिखाता है ये? तो रा कहते हैं पांचवी घनत्वता में आराम है, क्योंकि एक जैसी सोच वाले इस शोरबे यानी ब्रॉथ को शेयर करने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस प्रकार शारीरिक गतिविधि करते हुए दिलों और हाथों को जोड़ते हैं और रोशनी और ज्ञान में एक हो जाते हैं। इस प्रकार इस घनत्वता में यह सीखने के लिए माध्यम के बजाय एक राहत, आराम यानी सॉलेस बन जाता है। तो दोस्तों, इस जवाब को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा इस केस में। होता क्या है, आप एक बार इमेजिन करके देखिए अपने आप को कि आप एक रूम में हो जो पूरा रोशनी का भरा हुआ है। पूरा रूम की दीवार भी रोशनी की है, ज़मीन भी रोशनी की है, पड़ पड़ उसके आपको नज़र आ रहे हैं रोशनी के। और आप जिस टेबल कुर्सी जिस पे भी बैठे हुए हो आप, वो सारी चीज़ें, या हो सकता है धरती पे भी बैठे हुए हो आप, जैसे आलती पालती लगा के बैठ जाते हैं ना, वैसे आप वैसे बैठे हुए हो। और सारी चीज़ों में आपको मतलब रोशनी की बनी हुई, आपके शरीर भी रोशनी के बने हुए हैं।
और वो जो खाना है आपका वो भी इसी ऊर्जा से, इन्हीं रोशनी से बना हुआ है। और जो खाना है ना, वो सेंट्रल टेबल में एक रोशनी के कटोरे में एक रोशनी की तरह है वो। अब क्योंकि आपके पास ये एबिलिटी है उस खाना खाने की, तो जब आप बैठे हो ना, एक दूसरे के साथ आपने हाथ बांध रखे हैं, और एक रोशनी है जो आपके दिलों को भी कनेक्ट करती हुई जा रही है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ मिलोगे, अब मर्जिंग हो जाएगी सबकी, तो दिलों को कनेक्ट करते हुए जा रही है। और वो जो खाना है ना, उस ब्रॉथ के, जो ब्रॉथ है, वो जो शोरबा है, उस बड़े से कटोरे में जो रखा हुआ है, या कह लो बड़े से थाल के अंदर जो रखा हुआ है, वो हवा में उठेगा। हवा में उठ के सबके मुंह के अंदर जाएगा, एक ही जगह से सारे खा रहे हैं। कहने का मतलब है, ये देख, अगर मतलब इमेजिन करने के लिए तो ये बहुत ही एक सुंदर चीज़ है। क्योंकि ये अगर आप ध्यान अवस्था में जाके एक बार इसको करके देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना सुंदर अनुभव है। इस अनुभव को अगर आप करना चाहें विजुअलाइजेशन में जाके, तो ये कुछ इस तरीके से। तो पूरे जितने भी लोग होते हैं पांचवी घनत्वता में, रा ने कहा ना यहाँ पे कि वे रोशनी और ज्ञान में एक हो जाते हैं। यानी कि खाना भी होगा ना, तो उसका भी बिल्कुल खाने के बाद कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें वो आपस में उसको भी डिस्कस करते हैं कि कितना सुंदर था, कितना टेस्टी था, इसका ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा था, वो वाला हिस्सा बहुत अच्छा था। तो ऐसे करते 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 होता है ना, एक कंसेंसस बन जाता है ग्रुप के अंदर। अब वो कंसेंसस यानी एक एकजुटता बन जाती है उस ग्रुप के अंदर। तो उसकी वजह से और प्रेम और ज्ञान और रोशनी आनी शुरू हो जाती है उनके अंदर। तो खैर, अगला सवाल फिर डॉन करते हैं। मैं केवल यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खाने के माध्यम का विकास क्रम से क्या है। जैसा कि आपने कहा, ये पांचवी घनत्वता में बदल जाता है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि छठी घनत्वता में भी भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन का जो सवाल था वो ये था कि ठीक है, मैं अब कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो इवोल्यूशन होता है, ये जो विकास क्रम होता है, ये कैसे होता है। मतलब चौथी घनत्वता का आपने बताया, पांचवी का बताया, अब आप मुझे ये बताइए कि छठी घनत्वता में खाने का क्या रोल है। क्या वहाँ पर भी खाया जाता है? यानी कि आप तो सूर्यवंशी हो, आप तो अंदर बैठे हो सूरज के अंदर, तो आप लोगों का खाना क्या है, आप क्या हमें वो बता सकते हैं? तो रा कहते हैं यह सही है। हालांकि उनके भोजन की प्रकृति रोशनी की होती है, और आपके सवाल के जोर यानी थ्रस्ट को देखते हुए किसी भी अर्थपूर्ण तरीकों से इसे समझा पाना असंभव है। तो दोस्तों, पता है उन्होंने असंभव क्यों बोला? उन्होंने इसलिए बोला कि चलो ठीक है, वहाँ तो तुमने देख लिया, वहाँ तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि भाई हम लोगों ने उस कटोरे के अंदर से खाना खाया रोशनी का। ठीक है, हमारे दिल भी कनेक्टेड है, और हमारे दिमाग तो खैर है ही कनेक्टेड। लेकिन ये जो सूरज के अंदर होते हैं, हम तो प्योर रोशनी बन चुके हैं अब, प्योर बिल्कुल एकदम कड़कण बन चुके हैं अब हम। और अब हम आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो जब हम एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, तो उसी से ही हमारे एक दूसरे के टकराव से ही खाना भी बन जाता है, और उसी खाने को हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि वो भी रोशनी का, हम भी रोशनी के, हमसे ही निकला है और हमारे अंदर ही जा रहा है। तो वहां पर कोई भी तरीके का लॉस नहीं है। हालांकि यहाँ पे रा ने कहा कि हम अर्थपूर्ण तरीके से तो तुम्हें नहीं समझा सकते। अर्थपूर्ण तरीके से वो इसलिए नहीं समझा सकते क्योंकि आप इसके अंदर अर्थ ढूंढोगे। अब रोशनी के दो बींग्स, या कह लो रोशनी का समूह आपस में घुल मिल रहा है, उसके आप ऐसे सोच लो ना, जैसे मान लो अगर आप, आपके पास, जैसे हम लोग चूल्हे के अंदर लकड़ी जला देते हैं, दो लकड़ी उसमें से बाहर निकालो, उनको आपस में टच करो, मतलब उनको बस टक्कर मारो, तो आप देखोगे उनके अंदर से छुट 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 करके एकदम से वो निकलेंगी। मतलब जो वो होती हैं आग के छोटे छोटे से गोले होते हैं, वो निकलेंगे, मतलब जो छोटी छोटी सी होती हैं वो निकलती है लाल लाल रंग की, लेकिन फिर वो हवा में घुल जाती हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं होता, वो आपके टक्कर लगेगी, या कह लो आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, और उसी से ही वो ऊर्जा निकलेगी, और उसी ऊर्जा को वो खाने के रूप में भी खाते हैं। यही उनका खाना है। फिर अगला सवाल डाउन करते हैं। इस ग्रह पर चौथी घनत्वता में जब हम पूरी तरह से चौथी घनत्वता में परिवर्तित हो जाएंगे और कटाई पूरी हो जाएगी, तब चौथी घनत्वता के लोग इस ग्रह की सतह पर जन्म लेंगे, जैसा कि हम जानते हैं। इसी खास सतह पर क्या यह सही है? तो डॉन ने अच्छा सवाल किया। तो क्या उन्होंने पूछा, जब चौथी घनत्वता में पूरी तरीके से चला जाएगा ये ग्रह, यानी टोटली, हालांकि अभी हम लोगों ने कुछ रिसेंट को के सेशंस भी देखे हैं, उसमें उन्होंने बताया कि ये चौथी घनत्वता अभी अदृश्य है, तुम्हें दिखेगी नहीं, लेकिन अगर आप अपने आसमानों में और इधर उधर देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, चेंजेस हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अदृश्य थी, अब दृश्यता में आ रही है। और वो इसलिए कह रहे थे को सेशंस के अंदर भी कि वो आ चुकी है, बस अब तो तुम्हें लेनी है। अगर तुम मेडिटेशन करके और सारे मिलके मांगोगे ना, तो ये और तेज़ी से आ जाएगी तुम्हारे पास।
तो इसमें उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब इस ग्रह पे लोग जो होंगे वो चौथी घनत्वता वाले होंगे और यहीं पर पैदा होंगे, इसी की सतह पर। तो रा कहते हैं हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी यही दर्शाती है कि यह काफ़ी हद तक संभव है। अच्छा, इसमें भी रा ने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी है और पॉसिबिलिटी है। देख लेना, ये काफ़ी हद तक संभव है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग इस ग्रह के ऊपर रहते हैं, हमको हमारी जिम्मेदारी है कि इस चौथी घनत्वता को यहाँ पर लेकर आना। हम एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहेंगे और हम एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से साथ में निकलेंगे और इस चौथी घनत्वता का वेलकम करेंगे तो ये आ जाएगी। अब आप खुद सोचिए ना दोस्तों कि अगर आपके घर पे कोई अतिथि आ रहा है और आप उसका वेलकम ही नहीं कर रहे हो तो वो क्यों आएगा? अपमान सहने आएगा? वो नहीं आएगा। बात हालांकि यहाँ पे ईगो की नहीं है, बात ये है कि किसी को भी घर पे बुला रहे हो तो प्रेम और प्यार से ही तो बुलाओगे। जब आप उसे प्रेम प्यार से बुलाओगे तो वो क्यों नहीं आएगा, क्यों मना करेगा वो? तो इसी तरीके से ये जो घनत्वता है बाहर खड़ी है, ये आपके ऊपर है। आप बुलाना चाहो तो बुला लो, नहीं बुलाना चाहो तो आपकी इच्छा है। और इसमें भी उन्होंने कहा संभव है। संभव वो इसलिए क्योंकि रा ने एक सेशन के अंदर कहा था, आप समझ नहीं रहे हो, चौथी घनत्वता लव और अंडरस्टैंडिंग की है। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये पॉजिटिव में जाएगी या नेगेटिव में जाएगी। वो तो लोगों के ऊपर है कि वो इसे पॉजिटिव में लेके जाएं या नेगेटिव में लेके जाएं। अगर लोगों के कर्म इस तरीके के हो गए कि उन्होंने पूरे प्लेनेट को ही नेगेटिव साइड में झुका दिया तो ये पूरी लव और अंडरस्टैंडिंग में तो जाएगी, लेकिन खुद की सेवा वाले रास्ते पर। लेकिन अगर लोगों ने पूरा ही मिलकर इसको झुका दिया इस तरफ कि नहीं, हमें तो वो रचयिता वाला चाहिए, हमें आर्टिफिशियल वाला नहीं चाहिए, हमें रचयिता वाला चाहिए, तो जब ऐसे होगा ना तो रचयिता वाला ही आ जाएगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रचयिता को केवल देना ही आता है। रचयिता को से आप ये कहोगे ना, नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, जैसे हम लोग होते हैं ना, अरे हमें दुख दर्द नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, आप जितना बोल लो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि रचयिता कहते हैं कि मांग, लॉ ये कहती है कि मांग तो तुझे मिलेगा, तो जो तुम मांगते जाओगे वो तुम्हें मिलता चला जाएगा। क्योंकि वो रचयिता है, तरंगे बन के घूम रहे हैं हमारे आसपास, हमारे शरीर में है, हर जगह पर है, तो हम जैसा मांगते जाएंगे वैसा ही होता चला जाएगा। इसी तरीके से चौथी घनत्वता पॉजिटिव में ले जाना है या नेगेटिव में ले जाना है वो इस धरती के लोगों की जिम्मेदारी है। अब वो करें या ना करें ये उनके ऊपर है। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, तब क्या उस समय इस ग्रह की सतह पर कोई पांचवी घनत्वता और या छठी घनत्वता वाले लोग होंगे? अच्छा सवाल है ये भी। तो रा कहते हैं आपके समय के हिसाब से काफ़ी लंबे समय तक नहीं, क्योंकि चौथी घनत्वता वाले लोगों को अपनी घनत्वता की इकाइयों के साथ अपने स्थान समय में सीखने और सिखाने की आवश्यकता होती है। तो अच्छा बोला उन्होंने कहा क्यों भाई पांचवी घनत्वता वाले और छठी घनत्वता वाले क्यों इंटरफेयर करें तुम्हारे बीच में? तुम चौथी घनत्वता वाले हो, तुम्हारे लेसन्स चल रहे हैं, अब तुम वो लेसन्स लेने शुरू करो आपस में। तुम्हें आपस में भी तो प्रेम सीखना है और डेवलप करना है, इसकी और अंडरस्टैंडिंग लेनी है। लव और अंडरस्टैंडिंग, लव और अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रेम और समझदारी। लव और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है प्रेम और जानकारी। यानी आप प्रेम तो सीखोगे ही सीखोगे, लेकिन वो बना किस तरीके से है ना, ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है और उसको साक्षात करना, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के अंदर काउंट होती है कि हाँ अब आपको उस चीज़ की जानकारी हो रही है। और जैसे जैसे आपको जानकारी होती जाएगी ना आपकी समझदारी भी बढ़ती जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि बुढ़ापे में जो हमारे पेरेंट्स चले जाते हैं उनको बोलते देखो अब वो समझदारी में जा चुके हैं। ठीक है, जो बच्चे होते हैं उनकी समझदारी उतनी नहीं होती, जो मिडिल एज में होते हैं वो सीख रहे होते हैं। तो इसी तरीके से वो आप उस स्टेज पे होते हो जहाँ पे अब आप समझदारी का और हायर ऑर्डर पे जाते हो आप, और वो भी जानकारियों के द्वारा। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं, तब मूल रूप से आप यह कहना चाह रहे हैं कि पांचवी घनत्वता या छठी घनत्वता की इकाइयों द्वारा उस बिंदु पर सिखाना चौथी घनत्वता की नई इकाइयों को ठीक से समझ नहीं आ सकता है। अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा तो इसका मतलब अगर पांचवी घनत्वता के लेवल की पढ़ाई और छठी घनत्वता के लेवल की जो नॉलेज है, अगर या कह लो विजडम है, अगर वो चौथी घनत्वता वालों को दी जाएगी तो इसका मतलब उन्हें समझ नहीं आएगी। तो रा कहते हैं क्या आप इस बिंदु पर हमसे सवाल पूछना चाहते हैं? तो डॉन कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने इसे सही से नहीं कहा है। क्या यह सच है कि चौथी घनत्वता में नई चौथी घनत्वता वाले लोगों को अपनी सोच को विकसित करने की आवश्यकता है और उस बिंदु तक पहुंचना है जहां पांचवी घनत्वता के सबक उनके लिए मूल्यवान होंगे? ये भी अच्छे तरीके से उन्होंने रखा फिर इसी सवाल को। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर मैं ऐसे पूछता हूँ, जब हम चौथी घनत्वता में होंगे तो हमें अपनी सोच उस लेवल तक लेके जानी पड़ेगी, विकसित करनी पड़ेगी, ताकि पांचवी घनत्वता का द्वार हमारे लिए खुले और उस तरीके की नॉलेज के लायक हो जाएं हम, या उस तरीके की विजडम के लायक हो जाएं हम।
और तब ही वो द्वार खुलेगा और तभी जाके वो मूल्यवान बनेंगे हमारे लिए और तब जाके हम उनको सीख पाएंगे। तो राह कहते हैं, हम आपके सवाल का जोर समझते हैं। हालांकि यह सत्य है कि जैसे जैसे चौथी घनत्वता के लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अन्य घनत्वता के सबक की आवश्यकता होती है। यह भी सत्य है कि जिस प्रकार हम आपके बुलाने के कारण आपसे बात कर रहे हैं, उसी प्रकार बुलाई गई जानकारी हमेशा उपलब्ध रहती है। यह सरल है कि पांचवी घनत्वता वाले लोग ग्रहों की सतह पर तब तक नहीं रह सकते हैं जब तक कि ग्रह की कंपनता पांचवी घनत्वता के स्तर तक नहीं पहुंच जाती है। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा देखो चौथी घनत्वता में भी सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। जैसे अभी रा ने हमें लॉ ऑफ वन का सपोर्ट दिया एक तरीके से, उन्होंने अपनी सेवा दी। आप लोग लॉ ऑफ वन सीख रहे हो सकता है कि आप भी दूसरों को अपनी सेवा के तरीके से इसको दे रहे हो, क्योंकि जानकारी ही तो दे सकते हो ना आप। अब करना नहीं करना वो तो सामने वाले के ऊपर है, या उस दिशा को चूज करे या दूसरी दिशा को चूज करे, वो भी उसी के ऊपर ही है। तो रा ने तो अपने एंड से जो दे सकते थे उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि देखो ज़रूरत तो वहाँ पर भी पड़ती है। अगर आप चौथी घनत्वता में हो तो आपको पांचवी और छठी घनत्वता की जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो तब ही हो सकता है कि जब आप वहाँ रह के हमको बुलाओ, यानी कि फ्री विल का इस्तेमाल करो। जब आप बुलाओगे, उस जानकारी को मांगोगे, तो हम वो आपको वो जानकारियाँ देंगे। फिर वो कहते हैं हाँ, लेकिन इसके अंदर एक और वो है ट्रिकी सिचुएशन कि जब तक कंपनता ही पूरे ग्रह की पांचवी घनत्वता की नहीं हो जाएगी ना, तब तक हम आपके घनत्वता के स्तर पे चल नहीं सकते हैं। जैसे आप सोच रहे हो ना कि हम आप लोगों के बीच में आके रहने लग जाएं, घुलने मिलने लग जाएं, कह रहे वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको याद होगा दोस्तों, एक सत्र में रा ने कहा था कि ये जो हायर डेंसिटी होती है ना, इन्हें लोअर डेंसिटी में आने में प्रॉब्लम भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे निकल के आ जाते हैं तो इनके लिए दिक्कत नहीं होती होगी, इनको भी दिक्कत होती है यहाँ पर आने में। वो कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमें अपनी घनत्वता में शिफ्ट होने में प्रॉब्लम होती है फिर वापस जाने में, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच चल रहा होता है। इसीलिए जो कन्फेडरेशन के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी घनत्वता में बैठे बैठे या अपने क्राफ्ट्स में बैठे बैठे अपनी इमेज को, जैसे हम प्रोजेक्ट कर देते हैं ना टीवी के ऊपर, या कह लो प्रोजेक्टर के द्वारा हम लोग चला देते हैं। आप हम पहले सिनेमा देखते थे ना, सिनेमा में पीछे प्रोजेक्टर चलता था और बड़े पर्दे की स्क्रीन पे वो मूवी चलती थी। इसी तरीके से वो वहाँ से बैठे बैठे अपने आप को यहाँ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो यही है उनका जो तरीका जिससे वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आके आपको ज्ञान भी दे सकते हैं। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं सोच रहा था फिर, यदि सिखाने सीखने का तरीका चौथी घनत्वता में अपेक्षाकृत समान है, आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि पांचवी घनत्वता के सिखाने और सीखने के लिए पहले कॉल को चौथी घनत्वता से दिया जाना ज़रूरी है, जैसे चौथी घनत्वता के सबक तीसरी घनत्वता को दिए जाने से पहले यहाँ से कॉल होनी चाहिए। क्या यह सही है? तो राह कहते हैं यह सवाल गुमराह करने वाला है। चौथी घनत्वता के अनुभव सशक्त रूप से तीसरी घनत्वता के अनुभव के समान नहीं है। हालांकि यह सही है कि कॉल करने का एक ही तरीका है जो स्वतंत्र इच्छा के साथ एक तरह से प्राप्त जानकारी को पूर्व निर्धारित करता है। आप इस कार्य पर एक और पूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल में जो उन्होंने जवाब दिया उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा देखो, कॉलिंग तो जो नीचे की घनत्वता वाले हैं वो ही करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा का कानून लगा है। फ्री विल तो टॉप पे है, खुद रचयिता ने इसको सबसे टॉप पे रखा हुआ है, इसको तो वो भी नहीं तोड़ सकते। तो अगर आप मांगोगे तभी तो हम दे पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि हम बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके घर पे आ जाएं, और बिन बुलाए मेहमान को तो हम पसंद नहीं करते। तो मतलब आप सोचो, रा को अगर वो और ये सारे लोग आ जाएं हमारे पास और बिना बुलाए आ जाएं, हो सकता है दिखने में हमसे अलग हों, बड़े हों, ऐसे हों, रोशनी के शरीर हों, कुछ पतले हों, कुछ छोटे हों, 3-3 फुट के हों, तो हम लोग तो उनको नहीं उस तरीके से ट्रीट करेंगे ना कि वो हमारे हमारे जैसे हैं। जब हम बुलाएंगे तभी तो एक एक्सेप्टेंस भी आएगी अंदर से। उसी कारण से ये फ्री विल इसी तरीके से काम करती है। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। आपने कहा कि इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए एकाग्रता यानी ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप मुझे एकाग्रता के लिए निम्नलिखित सहायक तरीकों का महत्व बता सकते हैं? इन्हें मैंने सूचीबद्ध किया है। मौन यानी मेडिटेशन, तापमान नियंत्रण यानी टेम्परेचर कंट्रोल, शरीर का आराम यानी बॉडी रिलैक्सेशन, फैराडे पिंजरे यानी फैराडे केज के रूप में स्क्रीनिंग जो विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जांच करती है, दृश्य प्रकाश स्क्रीनिंग विजिबल लाइट स्क्रीनिंग, और एक निरंतर गंध कांस्टेंट स्मेल
जैसे ध्यान में आपकी एकाग्रता को मजबूत करने के लिए धूप का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों का उन्होंने एक लिस्ट बना के डॉन ने दी उनको। डॉन ने कहा तो अच्छा, अपनी जो ये इच्छा शक्ति है, विल है, उसको स्ट्रांग करने के लिए, मेडिटेशन वगैरह करने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है। क्या इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है इसको करने के लिए? पहले में उन्होंने मेडिटेशन कह दिया, फिर उन्होंने कहा जो कमरा जिसके अंदर मैं करूँ उसमें टेम्परेचर का कंट्रोल होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो ना ज़रूरत से ज़्यादा ठंड हो, एक बॉडी टेम्परेचर हो। फिर उन्होंने कहा बॉडी रिलैक्सेशन, यानी शरीर बिल्कुल एकदम आराम अवस्था में हो। फिर उन्होंने बोला फैराडे केज। दोस्तों फैराडे केज जो होता है ना, वो इस तरीके का होता है कि वो जो बाहर की जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही होती है ना, उनको रोकने का काम करता है। लेकिन ये भी उतना कारगर साबित नहीं हो सकता, क्योंकि फैराडे केज भी तो किसी मटेरियल से ही बना होगा। वो रचयिता की आती हुई तरंगों को कैसे रोक लेगा? रोक ही नहीं सकता वो। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहते हैं विजिबल लाइट स्क्रीनिंग, जैसे प्रिज्म के जैसी लाइट की स्क्रीनिंग होती है वो। फिर वो कहते हैं धूप बत्ती भी होनी चाहिए कंटिन्यूसली रूम के अंदर, ताकि एक कंटिन्यूस वो बना रहे, एक फोकस उस धूप के वजह से बना रहे। अदरवाइज मान लीजिए आप मेडिटेशन कर रहे हो और इधर से किसी की सीटी लग गई और उसमें से आ रही है आपको खुशबू, मतलब ओहो मज़ा आ रहा है, किसी के घर में लगता है आज राजमा बने हैं, लगता है किसी के यहाँ छोले बने हैं, तो दिमाग में ये छोले राजमा चल रहे हैं और यहाँ आप कर रहे हो मेडिटेशन। तो इस कारण एक कांस्टेंट स्मेल के लिए धूप बत्ती का भी इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारी चीज़ें लिखकर डॉन ने उनसे पूछ ली। तो फिर आगे डॉन कहते हैं, दूसरे शब्दों में कहूँ, एक एकांत जैसी स्थिति आपने बताया है कि एक पिरामिड के कार्यों में से एक था। यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा एक एकांत जैसी स्थिति होनी चाहिए जैसे कि पिरामिड के अंदर हुआ करता था उस जमाने में। तो राय इसका जवाब देते हैं, शरीर का मन और आत्मा की गतिविधियों की समानताओं के बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है। आप इन उपयुक्त सभी सहायकों पर विचार कर सकते हैं जो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए मददगार हैं। वास्तव में जो एकाग्रता में सहायता करता है वह इकाई की इच्छा शक्ति है। यह आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप किस वस्तु या लक्ष्य पर फोकस करते हैं। तो दोस्तों रा ने कहा देखो इतनी सारी चीज़ों के अंदर ही अगर तुम पड़े रहोगे, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, क्या इसकी भी ज़रूरत है, क्या उसकी भी ज़रूरत है, क्या ये भी चाहिए, क्या वो भी चाहिए। आप यदि हमसे पूछें, हम सच बताएं, ये पढ़ने के बाद तो हमें तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कमर के पीछे एक लाइट होनी चाहिए, यानी एक धूप अपनी वो जला ली, क्या कहते हैं, दिया जला लिया, रूम के अंदर धूप बत्ती जला ली और रूम कर दिया पूरा लॉक, बस हो गया काम। कहीं से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, यही तो चाहिए। इनफैक्ट कभी कभी तो लाइट भी नहीं होनी चाहिए, अंधेरे में अंदर जितना फोकस होगा उतना और अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली में अंधेरा ही तो क्रिएटर का कैनवस है, इसी के ऊपर ही तो सारी चीज़ें बनाई हुई हैं उन्होंने। तो इस तरीके से किया जाए, सिंपली तरीके से, तो ज़्यादा सही है। इतनी ज़्यादा चीज़ों का अगर आप करोगे तो आपका ध्यान तो सारा उन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। यहाँ पर राने का है कि मेन चीज़ तो है तुम्हारी खुद की इच्छा शक्ति, तुम्हें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, क्या करना है, ये तुम जानोगे। तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है, जो ठीक लगे वैसा कर लो। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं वास्तव में यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या हमारे ध्यान के लिए एक बेहतर स्थान का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ हमारे आसपास कई तरह की चीज़ें हैं जिनसे हमारा ध्यान भंग होता है, जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, और मुझे यह पता है कि हमारी पूर्ण स्वतंत्र इच्छा है कि हम इसका निर्माण करें या ना करें। लेकिन मैं केवल सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहा था। उदाहरण के लिए फैराडे पिंजरा यानी फैराडे केज काफ़ी बड़ा निर्माण होगा, और मैं सोच रहा था कि क्या इसका कोई वास्तविक लाभ होगा। तो उन्होंने पूछ ही लिया, चलो ठीक है, आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि यार इतना तुम चीज़ों में फंसोगे तो तुम कैसे करोगे। तो फिर भी उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या फैराडे केज का अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो इससे हो सकता है क्या कुछ। तो राइस का जवाब देते हैं, आपकी इच्छा का उल्लंघन किए बिना हम यह महसूस कर रहे हैं कि हमें बताना चाहिए। फैराडे पिंजरा और आइसोलेशन टैंक एक गैजेट ही तो हैं। आप अपने आसपास के माहौल को जंगल की तरह रख सकते हैं। आप ऐसे वातावरण में ध्यान कर सकते हैं जहां आसपास ध्यान भंग करने वाली चीज़ें ना हों, और उस जगह को आप इसी काम के लिए इस्तेमाल करें तो बेहतर है, जहां आप और आपके सहयोगी सभी लक्ष्यों को अलग रखने में सहमत होते हैं और बस ध्यान के द्वारा अनंत रचयिता को जानने के लिए खोज करते हैं। गैजेटरी नहीं, बल्कि दूसरी घनत्वता के जीव जो कि पिता की रचना है, उन्हें प्रेम करें और दूसरों को भी प्रेम और प्रोत्साहित करिए। क्या इस कार्य को समाप्त होने से पहले कोई संक्षिप्त प्रश्न है?
तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक इनडायरेक्टली एक आइडिया भी दिया है और एक तरीका भी दिया है। उन्होंने कहा देखो ये फेरेडे केज और ये जो आइसोलेशन टैंक जिसकी तुम बात कर रहे हो ना कि हाँ मैं दुनिया से अपने आप को काट के, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, नहीं मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो मैं ना दुनिया से काट लेता हूँ अपने आप को, तो मैं एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाता हूँ। तो लेकिन सारे तो बनते नहीं है, उसमें से कोई एक आदि होता है जो बन जाता है। तो राय यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो गैजेट है, तुम तो गैजेट के चक्कर में पड़ गए। तब उन्होंने कहा कि देखो तुम जंगल के जैसा वातावरण रख सकते हो, यानी पहाड़ों वहाड़ों में कहीं चले जाओ। फिर और तुम इन चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हो कि भाई आसपास ऐसी चीज़ें ना हों जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करें। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आसपास। मतलब ऐसा ना हो कि कोई बार बार आके तुम्हें तंग कर रहा है, कहीं से गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है। एक बिल्कुल शांत सी जगह हो, चाहे वो तुम्हारे घर के अंदर ही क्यों ना हो, ऐसा होना चाहिए। और फिर वो कहते हैं और ये इस तरीके से होना चाहिए जहाँ पर तुम और तुम्हारे ये जो दोस्त हैं, यानी जिम, कार्ला और भी लोग वहाँ पर आते थे, कह रहे तो सारे के सारे एक जगह पे डिसाइड करके वहाँ पे ध्यान कर सकें। और फिर वो आगे कहते हैं कि हम आपको ये कहेंगे ये जो गैजेटरी नहीं, आप ये देखो कि अगर आपके पास कोई सेकंड डेंसिटी के बींग्स, दूसरी घनत्वता के, जैसे आपके पास मान लो बिल्ली हो, कोई कुत्ता है, कोई इस तरीके के जानवर है ना, उन्होंने कहा उनको प्रेम करो। अगर उस ध्यान अवस्था में तुम बैठ रहे हो और तुम्हारा जानवर तुम्हारे साथ बैठ रहा है, तो समझ जाना तुम्हारे साथ साथ वो भी सीख रहा है, क्योंकि जो तरंगे तुम्हारे शरीर से निकलेंगी उनको वो भी महसूस करेगा। और दोस्तों हमारे ही मतलब जानकारी में कई लोग ऐसे हैं, जब वो ध्यान अवस्था में बैठते हैं ना तो उनके घर के जो पेट्स होते हैं वो भी उन्हीं के पास आके बैठ जाते हैं। कई लोगों से हम लोगों ने सुना कि जब वो इस तरह मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो चिड़ियाएँ उनके घरों में आनी शुरू हो जाती हैं। पंछी, पक्षी वो उनके घरों के अंदर आने लग जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से वो प्रेम की जो वो है ना कंपनता, वो जनरेट होनी शुरू होती है, क्योंकि आप अपने अंदर जो ऊर्जा खींच रहे होते हो ना, उससे वो प्रेम जनरेट हो रहा होता है आपके आसपास। और ये उस प्रेम को देख के हो जाते हैं मंत्रमुग्ध, इसलिए आ जाते हैं आपके पास कि नहीं नहीं हम तो यहीं बैठेंगे। और आपको शायद पता होगा बुद्ध भी और हमारे और भी कई असेंडेड मास्टर्स थे, जब वो मेडिटेट करते थे ना जंगलों में, इवन शेर, चीते, भालू, हाथी, ये सब बड़े बड़े जानवर उनके पास आके बैठ जाते थे। ऐसा नहीं है कि वो मेडिटेटर को कभी तंग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके अंदर से उस तरीके की वो आ ही नहीं रही है, ऊर्जा आ ही नहीं रही है कि हम इसे अटैक करें। और आपने देखा होगा कि कोई भी जानवर आपको तभी अटैक करेगा जब वो आपके अंदर डर दिखेगा। उसे डर दिखेगा तो वो अटैक करेगा, उसे प्रेम दिख रहा है तो वो क्यों अटैक करेगा, वो तुम्हारे पास प्रेम से ही तो आएगा। तो यहाँ पे राने एक अच्छा तरीका दिया कि ये गैजेट वैजेट की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो दूसरी घनत्वता के प्राणियों को बैठा लो अपने साथ। और इसमें फिर वो आगे कहते हैं कि इसके बाद अगर आपका कोई आखिरी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो डॉन कहते हैं मैं केवल यह पूछना चाहता हूँ कि क्या हम कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो रा कहते हैं सब ठीक है, हम तुम्हें एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़कर चलते हैं, इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़े। आडोने। तो दोस्तों यह सत्र भी अब यहीं समाप्त होता है, और जैसा कि रा हमेशा कहते हैं अब हम भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।